हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने समझा है C++ का इंट्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें हमने समझा था हमारे C++ के फीचर्स, C में कितने सिमिलैरिटी C++ से है और कितने डिफरेंसेस हैं। उसके बाद हमने समझा था C++ लैंग्वेज का एक बेसिक सिंटेक्स, एक बेसिक कोड समझा था। उसके बाद हमने टोकन समझे थे, हमने वेरिएबल समझे और हमने डेटा टाइप समझा। उसके बाद हमने बेसिक इनपुट आउटपुट समझा था C++ प्रोग्राम के बारे में और फिर हमने ऑपरेटर्स समझा। अब हम यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट्स डिस्कस करेंगे, जिन्हें हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं और उन्हीं को हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम रहते हैं इनके, किसी बुक में कंडीशनल रहता है, कभी कंट्रोल रहता है या फिर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स रहता है। इन सभी नाम का मतलब सिर्फ एक आता है कि हमारे आने वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे कि नहीं होंगे, उसकी डिपेंडेंसी किसी एक स्टेटमेंट पर होती है। यहां पर मैंने वर्ड यूज करा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट। इस वर्ड का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पूरा प्रोग्राम है यहां से यहां तक का मेन फंक्शन के अंदर। उस प्रोग्राम के अंदर कुछ एक सब कोड है और मैं चाहती हूं ये जो सब कोड है हमारा, ये एग्जीक्यूट हो या ना हो, इसकी डिपेंडेंसी एक किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आपको अगर अपने रियल लाइफ में एक एग्जाम्पल दूं, तो मुझे यहां पर अगर फॉर एग्जाम्पल आज का वेदर मुझे पता करना है कि आज का वेदर क्या है, तो उसकी डिपेंडेंसी किस चीज पर रहेगी कि मुझे चेक करना है कि वेदर रेनी है, वेदर सनी है, कि वेदर हमारा यहाँ पर नॉर्मल है, न सनी है न रेनी है। यही डिस्कशन, यही एग्जांपल हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टाइम पर जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे थे उस टाइम भी करा था, जिसमें मैंने आपको ये बोला था कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल कहीं जाना है, मार्केट जाना है या कॉलेज जाना है, थिएटर जाना है, वहां पर जाने के लिए मेरी कंडीशन, मैं किस ट्रांसपोर्ट से जाऊंगी। अगर एक सनी डे है तो मैं स्कूटी प्रेफर करूंगी, अगर एक रेनी डे है तो मैं कार प्रेफर करूंगी। तो यही मैंने डिस्कशन उस टाइम पर करा था एग्जांपल। वही सेम कॉन्सेप्ट इफ स्टेटमेंट का यहां पर है, क्योंकि हमने C++ के इंट्रोडक्शन के पार्ट में ही बोला था कि C++ C का सुपरसेट है। दैट मीन्स जो भी C में था वो सभी कुछ इंक्लूडेड C++ में भी है हमारे यहां पर। सो यहां पर मैंने, अगर मेरे पास कंडीशन है कि इफ weather equals to rainy, देन मैं कार प्रेफर करूंगी। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिख सकती हूं इफ weather equals to sunny, तो मैं यहां पर स्कूटी प्रेफर कर सकती हूं। तो ये जो मेरा वर्ड था कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, इससे हमारा ये जो कार वाला स्टेटमेंट है, ये जो स्कूटी वाला स्टेटमेंट है, इनका एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है इस चीज पर कि ये कंडीशंस ट्रू होती हैं कि नहीं है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो उस केस में ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो हमारे पास अलग अलग टेस्ट कंडीशंस रहती हैं, हम उनको टेस्ट करते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो उसके उस ब्लॉक के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। सो ब्लॉक क्या होता है, मैंने आपको वेरिएबल्स के टाइम पर बताया था जब हमने वेरिएबल्स के स्कोप समझा था कि किसी भी ब्रेसिस के अंदर जितने स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं तो वो पर्टिकुलर यहां से लेके यहां तक एक ब्लॉक ऑफ कोड कहलाता है। अब हमारे जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, उसमें सबसे पहले होता है हमारे पास इफ स्टेटमेंट, उसके बाद होता है हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट, उसके बाद थर्ड नंबर पे होता है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स, उसके बाद होता है हमारे पास इफ एल्स इफ लैडर, और लास्ट में हमारे पास होता है स्विच स्टेटमेंट्स। सो इनको हम वन बाय वन समझेंगे और हम देखेंगे क्या हमारा जिस तरीके से फंक्शनैलिटी सी में थी इन सब की, वही फंक्शनैलिटी C++ में भी है कि नहीं है। और हम यहां पर सबसे पहले पढ़ेंगे हमारा इफ स्टेटमेंट।
इफ स्टेटमेंट का जो बेसिक सिंटेक्स होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। मैं सिंटेक्स लिख रही हूं इफ स्टेटमेंट का। हम लिखते हैं इफ कीवर्ड, पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखते हैं कंडीशन, जो कंडीशन हम टेस्ट करेंगे, और उसके बाद ब्रेसेस के अंदर हम लिखते हैं वो कोड जिसे हम बोल सकते हैं बॉडी ऑफ इफ, वो कोड लिखते हैं जिस कोड का एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है इस कंडीशन के ट्रू होने पर। सो ये होता है हमारा बेसिक इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स। अगर इसका हम एक एग्जांपल डिस्कस करें तो मैं चाहती हूं कि एक प्रोग्राम हम बनाए जिसमें हमारा अगर कोई नंबर हमने यूजर से इनपुट लिया है तो वो प्रिंट तभी होगा जब वो एक इवन नंबर होगा और उसमें लिखा है कि दिस नंबर इज इवन नंबर। सो यहां पर हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। मैं यहां पे लिख रही हूं एक मेन फंक्शन, और उस मेन फंक्शन में मैं यहां पर एक वेरिएबल बना रही हूं नंबर नाम का, और उस वेरिएबल की वैल्यू मैं यूजर से स्कैन कर रही हूं। तो मैंने यहां पर करा सी इन नंबर, और अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यूजर से स्कैन करी वैल्यू 2, तो उसको चेक करने के लिए वो इवन है कि नहीं मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉड बाय 2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि कोई भी नंबर इवन कब है, जब वो 2 से डिवाइड हो पाता है कंप्लीटली, दैट मीन्स उसका रिमाइंडर आता है 0। तो यहां पे मैं लगाऊंगी इफ स्टेटमेंट और यहां लिखूंगी num mod 2 इक्वल्स टू 0, तो यहां पर प्रिंट होना चाहिए सी आउट इवन। देन यहां पे हमारा आ जाएगा रिटर्न 0। तो ये एक हमारा सिंपल एग्जाम्पल है इफ स्टेटमेंट का, जिसमें हम सिर्फ अगर कोई नंबर हम यहां पर देते हैं इवन तभी वो नंबर प्रिंट होगा इवन। अगर आपने ऑड नंबर एज इनपुट दिया है यूजर से तो वो नंबर यहां पर इवन प्रिंट नहीं होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। टेस्ट केसेस देखते हैं हम इसके। पहली बार में हमने यहां पर एक इवन नंबर दिया, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल मैंने 10 दिया तो यहां प्रिंट हो जाएगा इवन। कंट्रोल सबसे पहले यहां से रीड करा कंपाइलर ने, नंबर को हमने एक वैल्यू दी, वो वैल्यू मिली 10, फिर यहां पर चेक हुआ 10 mod 2, दैट मीन्स 10 mod 2 डिवाइड करा हमने और देखा क्या रिमाइंडर 0 है, तो रिमाइंडर 0 आ गया, कंडीशन ट्रू हो गई। इसलिए हमारा जो कंट्रोल है कंपाइलर का वो इफ ब्लॉक के अंदर आ गया और सी आउट परफॉर्म हुआ जिसमें इवन प्रिंट हो गया। नेक्स्ट सिनेरियो, जब हमने यहां तक पहुंचे थे और हमने नंबर यहां पे इनपुट दिया 11, यहां पर चेक हुआ इफ कंडीशन के अंदर 11 mod 2 इक्वल्स टू 0, तो कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है 1। सो यहां पर ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि कंडीशन हमारी फॉल्स हुई, इसलिए यहां पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा और हमारा प्रोग्राम वहीं पर एंड हो जाएगा। सो ये वर्किंग होती है इफ कंडीशन की, इफ स्टेटमेंट्स की। अगर इसका हम यहां पर एक फ्लो चार्ट बना के देखें इस प्रोग्राम का, उससे हमें बहुत क्लियरली इफ का वर्किंग समझ आएगा। तो सबसे पहले यहां से हमें एक नम को वैल्यू मिली, फाइन। फिर उसके बाद इस वैल्यू को हमने कंडीशन में चेक करा। कंडीशन हमारे पास ये है, क्या नम मॉड इक्वल्स टू 0 है, फाइन। ये इफ कंडीशन में हमने चेक करा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा ये स्टेटमेंट रन हुआ जिसमें हमने सी आउट कराया है इवन। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है उस केस में ये हमारा आ गया फॉल्स के केस में। फॉल्स के केस में हमारा प्रोग्राम एंड हो गया, तो यहां मैंने लिख दिया एंड, या फिर हमारा इफ स्टेटमेंट एंड हो गया। अगर इस इफ स्टेटमेंट के बाद यहां पर कोई भी कोड लिखा होता, फॉर एग्जांपल यहां पे इफ स्टेटमेंट के बाद सी आउट लिखा होता जिसमें मैं लिख देती बाय, सो इस स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन की डिपेंडेंसी इफ स्टेटमेंट पर नहीं है, कंडीशन पर नहीं है, तो वो यहां भी प्रिंट करेगा बाय
और वो यहां भी प्रिंट करेगा बाय। और उस केस में यहां पे जो हमारा फ्लो चार्ट होता वो फॉल्स के केस में डायरेक्ट कहां चला जाता, ये एंड ना होकर यहां पर बाय प्रिंट होता, और ट्रू के भी केस में बाय प्रिंट होता। दैट मीन्स अगर कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, इफ स्टेटमेंट के बाद जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं वो व्यवस्थित रूप से वैसे ही एग्जीक्यूट होते हैं, उनका एग्जीक्यूशन की डिपेंडेंसी इफ स्टेटमेंट पर नहीं होती है। तो चलिए इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सो हम यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है इफ स्टेटमेंट के लिए उसे हम यहाँ पे रन करके देखेंगे। सो उस प्रोग्राम में सबसे पहले हमें यहाँ पर हमारी हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी पड़ेंगी। हमारी हेडर फाइल्स है iostream.h, और क्योंकि हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन और getch फंक्शन का यूज करेंगे तो हम यहाँ पर बनाएंगे एक और हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, दैट इज conio.h। फिर उसके बाद हम एक मेन फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर। उस मेन फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया नंबर के लिए, नम नाम का। उसके बाद क्लियर स्क्रीन फंक्शन। आप ये नंबर वेरिएबल कहीं भी बना सकते थे, कहीं भी डिक्लेयर कर सकते थे। आपको इस वेरिएबल को जहां यूज करना है उससे पहले डिक्लेयर करना जरूरी है, लेकिन सी में हमें ऐसा था कि सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता था। यहां पर हम एक सी आउट लिखेंगे जिसमें हम लिखने वाले हैं एंटर अ नंबर। अब इस सी आउट के बाद हम एक सीन यूज करेंगे जिसमें हम लिखेंगे, हम यहाँ पर यूजर से इनपुट ले रहे हैं नम के लिए। यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सी इन ऑटोमेटिकली हमारा टाइप कास्ट करता है। जो भी वैल्यू उसके पास आएगी, चाहे वो फ्लोट वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, उसका हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर कंपाइलर को बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर हम अब इफ कंडीशन में चेक करेंगे कि num mod 2 इक्वल्स टू 0, ब्रैकेट के अंदर हम लिख रहे हैं सी आउट even, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं नंबर इज even। यही प्रोग्राम था हमारा। और यहां पर मैंने इफ स्टेटमेंट के बाद एक और स्टेटमेंट प्रिंट कराया था, एंड एल लिख के प्रिंट करा देते हैं हम, दैट इज बाय, ताकि हमें समझ आए कि हम आउटसाइड इफ स्टेटमेंट हमारा किस तरीके से एग्जीक्यूशन परफॉर्म होता है। तो हम इसको सेव करते हैं। सबसे पहले हमने यहां पर सेव करा, फाइल को कंपाइल करा, फिर उसके बाद रीसेव करेंगे हम इसे फिर से, अभी कंपाइल करेंगे, नो एरर्स, और अब रन करेंगे। एंटर अ नंबर, यहां पे मैंने नंबर दिया 10। तो हमें यहाँ पर एक getch भी लगाना है। बाकी हमारा रिजल्ट दिख गया है। अगर आपको रिजल्ट बिना getch भी देखना है तो हम यहाँ पे Alt F5 प्रेस करेंगे, तो बिना getch लगाए भी यहाँ पर आपको मेरा रिजल्ट दिख पा रहा है। बट अगर मैं चाहती हूँ स्क्रीन होल्ड करके रखने के लिए, तो यहाँ पर एक getch लगा देते हैं हम। अब हम इसे कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। अगेन हम 10 इनपुट देंगे, नंबर इज इवन बाय। दैट मीन्स हमारा जो इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखा था स्टेटमेंट वो भी एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि कंडीशन ट्रू हुई। उसके साथ में बाय स्टेटमेंट जिसमें हमने बाय प्रिंट कराया था वो स्टेटमेंट भी यहां पर एग्जीक्यूट हुआ है। लेकिन जब हम यहां पर देते हैं एक नॉन इवन नंबर, दैट मीन्स ऑड नंबर, हमने 13 दिया, तो उस केस में यहां पर सिर्फ लिखा आया है बाय, क्योंकि कंडीशन जो थी हमारी इफ स्टेटमेंट की वो फॉल्स हो गई, इसलिए उसके अंदर कंपाइलर ने रीड ही नहीं करा, स्किप कर दिया। इफ स्टेटमेंट के बाद जो स्टेटमेंट्स लिखे थे प्रोग्राम में वो व्यवस्थित रूप से वैसे ही एग्जीक्यूट हो गए। यहां पर अगर मुझे प्रिंट कराना रहता कि अगर ऑड है नंबर, तो मैं यहां पर 2 इफ का यूज कर सकती थी, num mod 2 नॉट इक्वल्स टू 0, और मैं यहां पे प्रिंट कराऊंगी सी आउट नंबर इज ऑड, और मैं इसे कंपाइल कर दूंगी। अब दोनों ही केसेस में हम जो भी नंबर दे रहे हैं, दोनों ही केसेस में हमारा जो
बाय स्टेटमेंट है, जो प्रिंट हो रहा था बाय स्टेटमेंट, वो वैसा ही प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हम कंपाइल करते हैं इसको और रन करते हैं। नंबर अब हम दे रहे हैं इवन देकर देखते हैं। सो नंबर इज इवन बाय। नेक्स्ट हमारा हम ऑड के लिए कर रहे हैं, 13 दिया हमने, नंबर इज ऑड बाय। दैट मीन्स हम यहाँ पे ऑड और इवन दोनों चेक कर पा रहे हैं, और यहाँ पर हमें दो इफ स्टेटमेंट्स का यूज करके हमने इस प्रोग्राम को, जो कि सिर्फ इवन को चेक करने का प्रोग्राम था, हमने इवन और ऑड दोनों को चेक कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर इफ स्टेटमेंट के आगे एक सेमीकोलन लगा दिया होता, जो कि अलाउड नहीं है, बट सिंटैक्टिकली कोई गलत बात नहीं है, लॉजिकली अलाउड नहीं है। सेमीकोलन लगाने का मतलब यही होता है कि हमारा स्टेटमेंट वहां पर खत्म हो गया है। तो उस केस में क्या होता है आप देख लीजिए, हमने इसे कंपाइल करा, कोई एरर नहीं मिली। हमने यहाँ पर एक ऑड नंबर दिया है, तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए नंबर इज ऑड बाय, बट यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, नंबर इज इवन, नंबर इज ऑड बाय। क्योंकि जो नंबर इज इवन वाला हमारा स्टेटमेंट है वो अब बाध्य नहीं रहा है, उसकी डिपेंडेंसी नहीं रही हमारे इफ स्टेटमेंट पर एग्जीक्यूशन के लिए। सो ये हमारा लॉजिकली गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। सिंटैक्टिकली आपको कभी भी कंपाइलर कोई एरर शो नहीं करेगा, यहां भी शो नहीं कर रहा है। सो ये है हमारा इफ स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम।